हेलो ऑल स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम क्लास 9th के विज्ञान सब्जेक्ट जिसमें अध्याय 1 जैव विविधता एवं वर्गीकरण के बारे में रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ऑल स्टूडेंट, जैव विविधता एवं वर्गीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम की दृष्टि से इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता एवं वर्गीकरण, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। लेकिन ये जानने से पहले हम क्या सबसे पहले जानना चाहेंगे उसके जनक का नाम। सिंपल सी बात है, जब हम अपना नाम किसी को प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले अपने फादर का नाम शो करते हैं, मदर का नाम शो करते हैं, उसके बाद अपना नाम शो करते हैं ना। सबसे पहले हम इसके जनक का नाम जानना चाहेंगे। इसके जनक का नाम है वाल्टर जी रोजेन, ठीक है, याद रखेंगे वाल्टर जी रोजेन। अब हम आगे बढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहली बात हम ये जानना चाहेंगे कि जैव विविधता है क्या। जैव मतलब सिंपल सी बात हो गया तो हमारे पारिस्थितिक तंत्र का जीव है ना, और विविधता मतलब अलग अलग समूह में बटा होना। जैसे कि हमारे भारत जो देश है वो एक अकेला है ना, हमारा जो भारत देश है वो अकेला है, लेकिन उसमें कई प्रकार की वेशभूषाएं और कई प्रकार की भाषाओं का वर्णन है, कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, और सभी भाषाओं के जो लोग हैं वो अलग अलग समूहों में है ना। पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, हल्बी है, ऐसी कई प्रकार की भाषाएं जो है बोली जाती है, और यही क्या कहलाता है, विविधता। मतलब प्राणी तो एक है लेकिन उनमें अलग अलग क्या है, अलग अलग मतलब बोलना चाहिए प्रकार से वर्णन है कि इनकी भाषा अलग है, इनकी भाषा अलग है। उसी प्रकार से यही क्या कहलाता है, विविधता। उसी तरह से हम यहाँ पे जैव विविधता में भी हम किस प्रकार से छोटे बड़े जीव जंतु जो है अपने पारिस्थितिक तंत्र में किस प्रकार से डिफरेंट रखते हैं, अलग अलग रहते हैं, उसी के बारे में हम देखेंगे, वर्णन करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। और क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण भी, वर्गों में उनको बांटना है। तो बायोडाइवर्सिटी, किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणी की विविधता को क्या कहते हैं, जैव विविधता। किसी इकोसिस्टम मतलब किसी कार्य क्षेत्र में, अपने पारिस्थितिक तंत्र में ये सजीव प्राणी की जो विविधता पाया जाता है, अलग अलग समूह पाया जाता है, छोटे समूह बड़े समूह, इस तरह से पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका जैव विविधता कहलाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में और देखना चाहते हैं तो देखिए, आप देख ही सकते हैं, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में या बायोम में मिलने वाले जीव जंतुओं की प्रजातियों की विविधता को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहा जाता है। बायोम मतलब है अपने परितंत्र में, मतलब अपने पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक रूप से जो जीव जंतु मिलते हैं वो क्या कहलाता है, आपका बायोम। जैसे कि यहाँ पे दिया भी गया है, समान जैविक तथा अजैविक दशाओं वाले प्राकृतिक परितंत्र को जीवम कहा जाता है। जैविक मतलब जैविक के अंतर्गत जितने भी हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जीवित प्राणी हैं वो आते हैं, और अजैविक के अंतर्गत हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी निर्जीव प्राणी हैं, अजीवित निर्जीव प्राणी हैं वो आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो क्रिया होती है वही क्या कहलाता है, आपका जैव विविधता कहलाता है, और ये दोनों को मिलाकर ही हमारा पारिस्थितिक तंत्र का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ टाइप्स। तो बायोडाइवर्सिटी के कुल 2 टाइप्स होते हैं। वैसे तो ये सील आपके जो ये टॉपिक है, जो विविधता वर्गीकरण, इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए, है। तो आनुवंशिक जैव विविधता पहला है, और दूसरा है आपका प्रजाति जैव विविधता। तो आनुवंशिक जैव विविधता क्या है, एक ही प्रजाति में पाई जाने वाली जीन संबंधी विविधता को क्या कहते हैं, आनुवंशिक जैव विविधता। मतलब भाई देखिए, प्राकृतिक दृष्टि से तो वो समानता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जीनिक दृष्टि से, जीन क्लोन की दृष्टि से वे क्या करते हैं, विभिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। वही क्या कहलाता है, आपका आनुवंशिक जैव विविधता हर एक जीव में। अगला है प्रजाति जैव विविधता, और सेकंड नंबर का है विभिन्न जातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता को क्या कहते हैं, प्रजाति विविधता। मतलब प्रजाति अलग अलग समूहों में बटे हुए हैं, लेकिन उनके बीच कुछ चीजें ऐसी जो कि समानता को प्रदर्शित करते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि क्या करते हैं, विभिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। वही क्या कहलाता है, आपका प्रजाति जैव विविधता। तो आगे देखते हैं। आगे देखिए, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, है ना। हम अपने आसपास देखें तो हमें कई प्रकार के जीवों के समूह दिखाई देते हैं। सिंपल सी बात है, जब हम अपने आसपास देखें तो कई प्रकार के छोटे जीव, बड़े जीव, ये जो है अलग अलग समूहों में बटे हुए, अलग अलग विचरण करते हुए, अलग अलग अपना जीवन यापन करते हुए हमको अपने पारिस्थितिक तंत्र में, अपने पर्यावरण में दिखाई देते हैं। इन जीव समूह के सदस्यों में भिन्नताएं भी हैं और समानताएं। इन जीव समूह के सदस्यों में कुछ भिन्नता भी पाई जाती है और समानता भी पाई जाती है। अगर हम प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो प्रकृति की जो देन है उसमें बहुत ही अधिक समानता पाई जाती है, लेकिन जो जीनिक दृष्टि है वो क्या कहलाता है, वो क्या करता है कि असमानता को प्रदर्शित करता है। मतलब बाहरी तरीके से तो वो समान दिखाई देते हैं, लेकिन जो जीनिक दृष्टि है, जो जीनिक उनका गुण है वो जो है क्या होता है, अलग अलग होता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नर और मादा मतलब पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि घोड़े, एक बिल्ली, कुत्ते आदि जानवरों के समूह को दर्शाते हैं, तथा नीम, बरगद, जामुन, अनार आदि पेड़ पौधे के समूह को
दर्शाते हैं। यदि हम इन दोनों समूहों के सदस्यों के लक्षणों की तुलना करें तो हम पाते हैं कि एक समूह विशेष के सदस्य अन्य समूह की अपेक्षा अधिक समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अगर इस हम पूरे टॉपिक को देखें तो इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो कुल दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? पहला होता है आपका जंतु जगत और दूसरा है आपका पादप जगत। अब जब हम पादप जगत और जंतु जगत, पादप जगत के अंतर्गत कौन आते हैं? पादप जगत के सिंपल से इक्वेशन है, पादप जगत के अंतर्गत पूरे पेड़ पौधे आ जाएंगे और जंतु जगत के अंतर्गत जितने भी जीवित प्राणी है वो आ जाते हैं। अब जब इन दोनों के बीच हम डिफरेंट देखते हैं, पादप जगत और जंतु जगत के बीच, तो इनमें के जीव जंतु क्या होते हैं कि प्राकृतिक देन है वो जो है समानता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो जीनिक देन है वो क्या करते हैं? एक दूसरे से विभिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन समूह के सदस्यों को और भी छोटे छोटे समूहों में बांटा जा सकता है। उदाहरण के लिए घोड़ों का समूह, बिल्लियों का समूह, कुत्तों का समूह, नीम के पेड़ों का समूह, धतूरा के पौधों का समूह आदि। भाई सिंपल सी बात है, हम इन समूहों को अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे कि पादप जगत को ही हम कई वर्गों में बांट सकते हैं ना, छोटे पौधे, बड़े पौधे, अधिक पत्तियां वाले पौधे, कम पत्तियां वाले पौधे, है ना। तो इस तरह से मतलब अलग अलग उनके गुणों के आधार पर, उनके जीनिक गुणों के आधार पर अलग अलग छोटे छोटे समूहों में बांट सकते हैं। इन छोटे छोटे समूहों के सदस्यों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि इनमें अधिकांश लक्षण समान होते हैं तथा ये लक्षण उन्हें अन्य छोटे समूहों से अलग करते हैं। और इस प्रकार से जब हम दूसरे के बीच डिफरेंट देखते हैं तो क्या होता है कि इसमें से हमें ये पता चलता है कि कितनी समानता है और कितनी विभिन्नता है। और इस तरह से यह होता है कि जब हम समानता और विभिन्नता इन दोनों को देखते हैं तो जो वो अधिक मात्रा में समानता और अधिक विभिन्नता पाया जाता है तो उनको अगले बड़े समूह की ओर क्या करते हैं? अग्रसित करते हैं। और छोटे समूह को एक अलग समूह में रख करके क्या करते हैं? मतलब अलग रखा जाता है और अलग वो जो समूह है वो जीवन यापन करता है और बड़े वर्ग के जो समूह है वो अपना अलग जीवन यापन करते हैं। ये लक्षण इस समूह के सभी सदस्यों में मिलते हैं, चाहे वह सदस्य पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में रहता हो। ये जो लक्षण है समानता और असमानता का जो लक्षण है, समानता और भिन्नता का जो लक्षण है, वे सभी समूह में देखने को मिलते हैं। सिंपल से इक्वेशन है, जो प्राकृतिक देन है वो समानता प्रदर्शित करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा। लेकिन जो जीनिक है, जो पेरेंट्स से मिला है, वो क्या करता है? विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। और इसी की वजह से ही हम एक दूसरे को क्या करते हैं? पहचान भी पाते हैं। हम आगे और भी पढ़ेंगे। यही उस समूह विशेष के लक्षण कहलाते हैं तथा इन्हीं के आधार पर उस समूह को जाति की संज्ञा दी जाती है। और इसी उन्हें और यही जो समानता और विभिन्नता है, समानता और असमानता है, इन्हीं के आधार पर उन्हें जाति की संज्ञा दी जाती है। सबसे पहली बात ये जान ले कि हमारे जंतु जगत और पादप जगत की फैमिली में कुल हमारे जंतु जगत और पादप जगत की फैमिली में कुल 7 परिवार होते हैं। उसमें सबसे छोटा फैमिली मेंबर होता है आपका जाति और सबसे बड़ा होता है जगत। एक बार मैं बोल देती हूँ, सबसे बड़ा होता है जगत, जगत के बाद होता है संघ, संघ के बाद में होता है वर्ग, वर्ग के बाद में होता है गण, गण के बाद में होता है कुल और कुल के बाद में होता है वंश और वंश के बाद में सबसे छोटा फैमिली मेंबर होता है हमारा जाति, है ना। सबसे बड़ा होता है जगत। जगत का हम सुने होंगे, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एलिमिया, इस तरह से है ना कई जगह। तो वही है, उसमें सबसे छोटा होता है जाति। इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे द्विनामकरण पद्धति के अंतर्गत। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए हम मनुष्यों के समूह की ही बात करते हैं। सभी मनुष्य चाहे वे पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में निवास करते हो, सभी में सुविकसित मस्तिष्क, त्वचा पर कम घने बाल पाए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सारे लक्षण मनुष्य जाति के हैं जो इन्हें अन्य जाति के सदस्यों से भिन्न बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम जैसे कि जंतु जगत में ही हम मनुष्य और घोड़े, बिल्ली, कुत्ते, इन सब के बीच डिफरेंट करें तो हम ये पता लगा लेते हैं कि इसके पास सुविकसित मस्तिष्क है, त्वचा है और उसके पास जो अलग जीनिक मतलब बोलना चाहिए, उनके जो पेरेंट्स से मिला है जो अलग जीनिक लक्षण में अधिक घने बाल होते हैं, है ना। सिंपल सी बात है, जंतुओं के बीच हम अलग अलग समूह में लेते हैं तो हमारे मानव शरीर में सुविकसित मस्तिष्क होता है, शरीर पर कम बाल होते हैं। लेकिन अगर हम जंतु जगत में ही अगर हम दूसरे जंतु का देखें, जैसे कि घोड़े का देखें, बिल्ली का देखें, कुत्ते का देखें, तो उसमें क्या होता है? उनके शरीर में बहुत ही अधिक मात्रा में घने बाल होते हैं। उनका जो मस्तिष्क है वो सुविकसित नहीं होता जिस तरह से मानव का विकसित होता है। ये मेन पॉइंट मतलब बोलना चाहिए एक प्रकार से मेन लक्षण है, मेन डिफरेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या एक ही जाति के सभी सदस्य सारे लक्षण में समानता रखते हैं? अपने साथियों से चर्चा करें। अभी तक हमने एक ही जाति के सदस्यों में समानताओं की बात की है। आइए हम कुछ क्रियाकलापों की सहायता से इनमें पाए जाने वाले अंतरों को समझते हैं। क्रियाकलाप नंबर 1 है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, समान दिखने वाले कोई भी 2 पौधों का अवलोकन। अपने आसपास के लगभग समान आकार के 2 पौधे इकट्ठे करें, इनका ध्यान से अवलोकन करें व निम्नलिखित सारणी को भरें। आगे देखते हैं। देखिए, अब जैसे कि हमने यहाँ पे 2 पौधे लिए, मैं दिखा भी देती हूँ आपको 2 पौधे। ये देखिए, ये है गुड़हल और ये भी है गुड़हल।
आपको कोई डिफरेंट नज़र आ रहा है? हाँ, नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैं इसको बाद में बताऊंगा, पहले ये देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपका रेड हिबिस्कस रोज़ानेसिस। हिबिस्कस रोज़ानेसिस क्या है? ये गुड़हल का बॉटनिकल नेम है। क्या नेम है? वानस्पतिक नाम है। ये गुड़हल का वानस्पतिक नाम है हिबिस्कस रोज़ानेसिस। तो ये है आपका रेड हिबिस्कस रोज़ानेसिस और ये है आपका पिंक हिबिस्कस रोज़ानेसिस। सबसे बड़ा डिफरेंट तो ये दिखाई दे रहा है कि रेड हिबिस्कस रोज़ानेसिस की जो पत्तियां हैं वो बड़ी बड़ी होती है ना, लेकिन उसी के अपोजिट देखें तो नेगेटिव पॉइंट में क्या है कि पिंक हिबिस्कस रोज़ानेसिस की जो पत्तियां हैं, लीफ है, वो क्या है? छोटी छोटी है ना। और पिंक हिबिस्कस रोज़ानेसिस की जो पत्तियां हैं घनी है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, एक दूसरे से चिपकी हुई है। लेकिन इसको देखो, रेड हिबिस्कस रोज़ानेसिस की जो पत्तियां हैं वो अलग अलग है कि नहीं? ये थोड़े एक दूसरे से हट हट के और बड़ी बड़ी है और कम मात्रा में है। और अगर तीसरा डिफरेंट देखें तो रेड हिबिस्कस रोज़ानेसिस की जो नसें हैं, मतलब ये जो नलियां जैसी दिख रही हैं, जो डालियां हैं, वो जो कैसी रहती हैं? ग्रीन कलर की होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब हरी रंग की होती है। लेकिन हम इसी के डिफरेंट में अगर देखें पिंक हिबिस्कस रोज़ानेसिस की, तो आपको ये देखने को मिल ही रहा होगा। देखिए, ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा इसकी जो नसें हैं, इनकी जो डालियां हैं, वो कैसी होती है? रेड कलर की होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट दिखाई देता है। और एक चौथा डिफरेंट एक और देखें तो एक और डिफरेंट इसमें हम देखते हैं तो ये है कि जो रेड हिबिस्कस रोज़ानेसिस है लंबाई में बहुत ही अधिक ग्रोथ करता है, लेकिन जो पिंक हिबिस्कस रोज़ानेसिस है इनकी जो लंबाई है वो कम होती है, ये ज़्यादा ग्रोथ अपने आप में नहीं कर पाता है। अब हम यहाँ जो भरे हैं उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पौधे का नाम है गुड़हल है, रेड हिबिस्कस रोज़ानेसिस। मैंने बताया जैसे कि लंबा होता है और पिंक वाला जो है बौना होता है। दोनों में डिफरेंट देखेंगे। पत्तियों की संख्या इसमें 10 होती है, मैंने बताया ना कि कम होता है, और इसमें अधिक होती है 18, एक दूसरे से अल्टरनेट लगी होती है, संपाती टाइप की, है ना, सुने होंगे जाए, संपाती टाइप की लगी होती है, वो सब आगे पढ़ेंगे। पत्तियों के आकार एवं आकृति, इनका भी तिकोना होता है और इसका भी तिकोना होता है। पत्तियों का जो रंग है हरा होता है दोनों का, और पत्तियों के जो किनारे है वो रेड हिबिस्कस रोज़ानेसिस का जो पत्ती है वो जो थोड़ा नुकीला होता है, और ये जो थोड़ा गोल आकार देते हुए रहता है। और सिरा विन्यास जो दोनों में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। तो देखिए आगे, एक समान दिखने वाले दो पौधों में आपको क्या क्या अंतर दिखाई दिए? क्या आप हूबहू एक जैसे दो पौधे या दो पत्तियां ढूंढ सकते हैं? अब हम क्रियाकलाप नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का अवलोकन, यह क्रियाकलाप कम से कम 10 बच्चों के समूह में एक करें। नीचे बनी सारणी में के अनुसार जानकारी एकत्रित करें। प्राप्त जानकारी को सारणी में दर्ज करें। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। हमने कुल 6 बच्चे को लिया है। पहला है टीना नाम की एक लड़की है जिसकी लंबाई है 53 सेंटीमीटर है, वजन जो है 35 किलोग्राम है, तर्जनी उंगली की लंबाई 1.1 सेंटीमीटर है, अंगूठे का निशान जो है गोल है। मतलब अंगूठे का निशान समझ रहे हो ना, जैसे कि वो नहीं करते हैं जी ऐसे, हम लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, है ना, हाँ, वो क्या शिक्षित नहीं होते हैं, अशिक्षित होते हैं, वो क्या करते हैं? अंगूठा लगाते हैं ना। तो अंगूठे का निशान का भी गौर करना, हर एक का अंगूठे का निशान जो है सेम नहीं होता है। हथेली की लंबाई और चौड़ाई, हथेली की लंबाई है 3.2 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 1 तो इस तरह से मोना का है, पूजा का है, मोहन का, योगेश का है, अभिषेक का है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है कि सबका किस तरह से। तो अगर हम देखते हैं तो दो बच्चों का सेम है। देखिए, टीना और मोना की लंबाई भी सेम है, वजन भी सेम है, तर्जनी उंगली की लंबाई भी सेम है, लेकिन अंगूठे का निशान डिफरेंट है। और यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई हथेली की ये भी दोनों सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अंगूठे का निशान क्या है? डिफरेंट है। इससे ये बात क्लियर होती है कि अगर हम किसी भी दो व्यक्ति में देखें तो वो सारे लक्षण समान हो सकते हैं, लेकिन जो अंगूठे का निशान है वो जो है सेम नहीं हो सकता, सभी व्यक्ति का अलग अलग होता है। ठीक है, और यही जो है हमारे मानव शरीर का सबसे विशिष्ट लक्षण है। देखिए आगे हम देखने को भी मिलेगा कौन कौन से लक्षण सभी में समान रूप से पाए जाते हैं, पाए गए हैं। कौन सा लक्षण ऐसा है जो सभी सदस्यों में अलग अलग है? क्या आपको अपनी कक्षा के किन्हीं दो विद्यार्थियों के लक्षण पूरी तरह समान दिखाई देते हैं? आप पाएंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी के अंगूठे का निशान अन्य विद्यार्थियों के लक्षण अन्य विद्यार्थियों से अलग होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अंगूठे का निशान प्रत्येक व्यक्ति का विशिष्ट लक्षण है। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। अब फिर आगे देखते हैं हम उपर्युक्त क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जाति के सभी सदस्यों में समानताओं के साथ साथ अंतर भी पाए जाते हैं, है ना। और इन अंतरों को क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। सिंपल सी बात है, विभिन्नता आती कहाँ से है? ये विभिन्नता आती है पेरेंट से, है ना। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे एक नर और एक मादा
है ना, यहाँ पे देख ही सकते हैं आप, एक नर और एक मादा, इन दोनों के बीच हम कॉम्बिनेशन की क्रिया करते हैं, संयोजन की क्रिया करते हैं, है ठीक है। तो इन दोनों से क्या होगा, एक जाइगोट का निर्माण होगा। सिंपल सी बात है ना। जब हम नर और मादा, जब ये नर है और ये मादा है, जब हम नर और मादा इन दोनों के बीच कॉम्बिनेशन की क्रिया करते हैं तो एक जाइगोट का निर्माण होता है। तो सिंपल सी बात है, इसका 50% इसके 50% लक्षण और इसके 50% लक्षण, ये दोनों मिलकर एक 100% के लक्षण वाला एक जाइगोट बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और ये जो लक्षण है ये दोनों के गुण को प्रदर्शित करेगा। इससे क्या होता है कि नर अलग है, इससे क्या होता है कि ये मादा है और ये आपका नर है, ठीक है। एक्स वाला जो है आपका नर है और ये जो एक्स है वो मादा है, ठीक है। तो इसके 50% इसके 50%, ये 100% का एक जाइगोट बना है। लेकिन क्या है, ये दोनों के लक्षण को प्रदर्शित करेगा जाइगोट, लेकिन ये अपने सिर्फ 50% को प्रदर्शित करेगा, ये अपने माता पिता के 100% को प्रेजेंट करेगा और ये अपने माता पिता के 100% को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। करेगा कि नहीं करेगा। तो ये जो है अपने अपने लक्षणों को, और इसी के आधार पर हम इतनी बड़ी मनुष्य की प्रजाति में रहते हुए हम एक दूसरे मनुष्य को इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, क्योंकि उसमें जो गुण है, जो लक्षण है वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर। और ये जो क्या कहलाती है, विभिन्नता, मतलब जनकों से अलग अलग लक्षणों की प्राप्ति ही क्या कहलाती है, आपकी विभिन्नता कहलाती है। आगे देखते हैं फिर। विभिन्नताओं के कारण ही हम एक ही जाति के सदस्यों में समान लक्षण होने पर भी उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर पहचान पाते। मैंने अभी क्लियर किया, जस्ट ऊपर में यहाँ पे देखिए मैंने संयोजन की क्रिया करवाई है, कॉम्बिनेशन की क्रिया करवाई है, ठीक है। इन विभिन्नताओं के कारण ही हमें, इसको हम आगे और देखेंगे, इन विभिन्नताओं के कारण ही हमें किसी क्षेत्र विशेष में विविध प्रकार के जीव दिखाई देते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों के विविध प्रकारों को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। कई प्रकारों को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं, जीवों की विविधता कहते हैं। जैसे कि हम चींटी को ले लेते हैं, हमारे आसपास, या तो फिर हम अपने घर में ही देखें, आसपास चलो तो कुल 4 प्रकार की चींटी आपने देखी होगी, है ना। पहला एक बड़ा वाला जो मीडियम स्तर का होता है ना, ब्लैक कलर का ब्लैक आंट, और एक होता है जो कि कांटता भी है, और दूसरे नंबर में है एक चपोड़ा चींटी करके बोलता है, जो कि आम के पेड़ों पे रहता है, थोड़ा ऑरेंज टाइप का, हल्का रेड हल्का ऑरेंज टाइप का रहता है, जो कि काटता है। वो सेकंड नंबर का, सभी चींटी ही है ना, लेकिन उनकी जो प्रजाति है वो अलग अलग है, काम जो है वो अलग है, कलर अलग है, ठीक है। उनमें जो जीनिक गुण है वो अलग है ना। तो तीसरे नंबर पे जैसे क्या आता है, एक और होता है हल्का सा रेड कलर का चींटी, जो कि काटने का काम करते हैं। वो कई लोग बोलते हैं तेलपिया चांटी या फिर तेलहा चांटी, ऐसे करके बोलते हैं। और चौथे नंबर पे होता है एक और छोटी सी चींटी, जो कि ब्लैक कलर की होती है लेकिन छोटी सी होती है, इधर उधर चलते रहती है, उसको बोलते हैं गुदगुदी चींटी, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। तो इस प्रकार से एक प्रजाति उनकी एक ही है चींटी की, लेकिन उनको 4 वर्गों में क्या कर दिया गया है, बांटा गया है ना। और उनके में जो डिफरेंट है, वो जीनिक लक्षण है, वो उनके पेरेंट्स के हिसाब से क्या है, अलग अलग है, ठीक है। और यही क्या कहलाती है, जैव विविधता, है ना। यदि हम जैव विविधता को आधार बनाते हुए पदार्थों और जीवों के बारे में विस्तृत व व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करना चाहे तो हमें ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी जिससे हम आसानी से इन सभी का अध्ययन कर सके। आइए कुछ उदाहरणों की सहायता से इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। तो आगे जो है दोस्तों कल, धन्यवाद।